मुफ्ती साहब पहला सवाल आपका, 16 मिनट है, हम दोनों लोगों के सवाल हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूंगा कि आगे डिस्कस करूं, लेकिन चूंकि अभी वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप जरा सिंपल जबान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज डिपेंडेंट होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं, लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसिटी पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्स जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है, और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। इंसान की एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, हाँ काफी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूं तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई खास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी का जवाब सवाल पूछना चाहेंगे? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेकर कुछ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि खुदा ने जो भी रेवल्यूशन किए हैं, एक मजहब के नहीं, बहुत से मजहबों में किए हैं, अलग अलग रेवल्यूशन है। कहीं कुछ एक बात है, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज आ जाती, मैं गॉड हूं, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है। आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक मतलब ओमनीपोटेंट, जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पर हैरत नहीं होती? या कयामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा जिसकी दद्दियां उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब। अच्छा, अब जवाब दूं? हाँ दीजिए। मैं इसीलिए आपकी तरफ। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा चूंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2?
چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پر بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا, جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے, آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے, ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے, اس کو اس کی ضرورت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے, یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں, میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز, آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے, اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھیسٹ. آپ کو سوچنا چاہیے, صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا, آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے, کتوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں, مجھے ہے. جی آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے, آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے, پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی, آرگومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے, بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں, یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں, اپنے لائف میں, ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے, آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے, تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے, ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے, وہ وزڈم والا ہے, ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرنس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے, ایک تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں, کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے سر پلیز, اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں بحث. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے, کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کی آرگومنٹ ہے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پرسنٹ اس کی مصلحت ہے, یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی, مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت, اس کی مصلحت نہیں, یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا, آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا, دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے, جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں, ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا, ابھی اور سن لیں, ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات, کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں, میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز, اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگرس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا, یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے. تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں, خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل, تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے, تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا ہے مجھے. بالکل بھی میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سنیں, کیا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے؟ اگر جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا. جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری بات, لیٹ می کمپلیٹ سر. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے.
रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये अब सुन ले गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान जी। तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। निजाम मौत और हयात को उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने यह तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आगे वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को पूरी आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है जिंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल थे, उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहां पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है जवाब दे दूं। जी। प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ। भाई मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा, बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटिजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी, आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज,
जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को, फिर आप सही कहेंगे नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू।